यह कहानी है एक ऐसे स्नाइपर की जो एक साधारण गणित का शिक्षक है, लेकिन अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए एक खतरनाक स्नाइपर बनने पर मजबूर हो जाता है। कहानी की शुरुआत यूक्रेन के एक शांत छोटे से गांव से होती है, जहां एक घर में एक जोड़ा सुखमय जीवन बिता रहा था। इस घर के मुखिया का नाम था रेवेन और उनकी पत्नी का नाम था नास्त्या। नास्त्या एक कुशल कलाकार थी जो लकड़ी को तराश कर अद्भुत मूर्तियां गढ़ती थीं। रेवेन एक स्थानीय स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाते थे। वे एक बहुत ही प्रिय और समर्पित शिक्षक थे और अपने सभी छात्रों से खुश थे, सिवाय एक के। वो था इवान। इवान एक उद्दंड था जो रोज कक्षा में रेवेन को परेशान करता था। इवान एक धनी परिवार से था, जबकि रेवेन साधारण पृष्ठभूमि से थे। इसलिए इवान अक्सर रेवेन के पहनावे और उनके सादे जीवन का मजाक उड़ाता था। उसका इरादा था कि वह रेवेन को इतना तंग करे कि वह उस पर हाथ उठा दें, ताकि इवान शिकायत करके रेवेन को स्कूल से निकलवा सके। लेकिन रेवेन स्वभाव से अत्यंत शांत थे। एक दिन जब रेवेन स्कूल में थे, उन्होंने टेलीविजन पर एक चौंकाने वाली खबर सुनी। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। अनगिनत सैनिक मारे गए हैं और रूस ने यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब रेवेन घर लौटे तो उन्हें एक और बड़ी खबर मिली। उनकी पत्नी गर्भवती थी, क्योंकि अब वे पिता बनने वाले थे। दोनों ने मिलकर इस खुशी का जश्न मनाया। अगले दिन रेवेन अपनी पत्नी को अलविदा कहकर साइकिल पर सवार होकर बच्चों को पढ़ाने स्कूल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने दो सैनिकों को देखा जो अजीब सी वर्दी पहने सिगरेट पी रहे थे। उनकी वर्दी यूक्रेनी सैनिकों की नहीं थी, जिससे उन्हें कुछ अजीब लगा। लेकिन रेवेन ने सोचा कि शायद सरकार ने वर्दी बदल दी होगी, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से स्कूल पहुंचे। स्कूल के अंदर घुसते ही रेवेन ने देखा कि पूरा स्कूल खाली पड़ा है। एक भी बच्चा नहीं आया था। यह देखकर उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। तभी उन्होंने टीवी पर खबर देखी, जिसमें बताया जा रहा था कि रूसी सैनिक यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए देश में घुस चुके हैं। अब उन्हें एहसास हुआ कि रास्ते में उन्होंने जो सैनिक देखे थे वे असल में रूसी थे। यह सोचकर उन्हें अपनी पत्नी की चिंता हुई, क्योंकि वह घर पर अकेली थी। वह तुरंत अपनी साइकिल पर बैठकर घर की ओर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब रेवेन घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वही दो सैनिक उनकी पत्नी को बेरहमी से पीट रहे थे। रेवेन ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सैनिकों ने उन्हें भी जबरदस्त तरीके से पीटा। रेवेन ने उनसे मिन्नतें की, मेरी पत्नी को मत मारो, वह गर्भवती है। लेकिन सैनिकों ने उनकी एक न सुनी और दोनों को पीटते रहे। थोड़ी देर बाद एक रूसी सैनिक ने रेवेन के घर की तलाशी ली और जब उसे अंदर कुछ भी काम का नहीं मिला तो उसने गुस्से में रेवेन के घर में आग लगा दी और वहां से जाने लगा। अपने घर को जलता देख नास्त्या गुस्से से आगा बबूला हो गई और एक पत्थर उठाकर उन रूसी सैनिकों पर फेंकने लगी। यह देखकर एक सिपाही ने गोली चला दी और नास्त्या की मौके पर ही मौत हो गई। रेवेन अपनी पत्नी को मृत देखकर सुन्न पड़ गए। उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपनी पत्नी के पास गए, उसे गोद में उठाया और फूट फूट कर रोने लगे। कुछ घंटे बाद दो यूक्रेनी सैनिक रेवेन के पास पहुंचे। रेवेन की पत्नी को मृत देखकर उन दोनों सैनिकों को गहरा अफसोस हुआ। उसके बाद उन दोनों सैनिकों ने रेवेन की पत्नी के लिए कब्र खोदनी शुरू की और एक कब्र खोदकर रेवेन से कहा, तुम यहाँ अपनी पत्नी को दफना दो। अपनी पत्नी की मौत के बाद रेवेन पूरी तरह टूट चुके थे। अब वे बिल्कुल अकेले रह गए थे। उन रूसी सैनिकों ने न सिर्फ उनकी पत्नी को मार डाला, बल्कि उनके आने वाले बच्चे और उनके घर को भी जला दिया था। इसलिए अब वे बदले की आग में जल रहे थे और उन्हें हर हाल में उस रूसी सैनिक को मारना था जिसने उनकी पत्नी पर गोली चलाई थी। उस सैनिक से बदला लेने का एक ही रास्ता था कि वे यूक्रेनी सेना में शामिल हो जाए। इसीलिए उन्होंने वहीं पर उन दो सैनिकों से अनुरोध किया, कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी यूक्रेनी सेना में शामिल होना चाहता हूँ। इसके बाद वे दोनों सैनिक रेवेन की बात मान लेते हैं और उसे गाड़ी में बैठाकर सैन्य अड्डे पर ले जाते हैं। जाने से पहले रेवेन अपनी पत्नी के हाथों से बनी एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति को अपने पास रख लेते हैं, जो उनकी पत्नी ने उनकी रक्षा के लिए बनाई थी। जब वे सैन्य अड्डे पर पहुंचते हैं तो वहां उनका वरिष्ठ अधिकारी रेवेन को देखकर उन दो सैनिकों पर गुस्सा करने लगता है और रेवेन को सेना में भर्ती करने से मना कर देता है। जब वरिष्ठ अधिकारी ने उन दो सैनिकों से रेवेन के बारे में पूरी जानकारी हासिल की और रेवेन ने भी उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरह रूसी सैनिकों ने उनकी पत्नी को बेरहमी से मार डाला और उनके घर को जला दिया, इसलिए अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने उस वरिष्ठ अधिकारी को यकीन दिलाया कि वे रूसी सैनिकों को मारकर इस देश को आजाद करना चाहते हैं। यह सुनकर वह वरिष्ठ अधिकारी रेवेन को यूक्रेनी सेना में भर्ती करने के लिए राजी हो जाता है और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। चूंकि रेवेन एक आम इंसान थे, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग के दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में गणित पढ़ाया था और बंदूकों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। जब सभी फौजी बंदूकों को असेंबल कर रहे थे तो उनके मुकाबले में रेवेन काफी धीमे थे और वे सबसे आखिर में बंदूक को असेंबल करते थे। यह देखकर उस अधिकारी को लगा कि रेवेन कभी भी एक अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन रेवेन ने भी हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित रखा। एक रात ट्रेनिंग के दौरान रेवेन अपने वरिष्ठ अधिकारी से कहते हैं कि वह उसे उसके नाम से न बुलाए, क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। यह सुनकर सभी उस पर हंसने लगे और वरिष्ठ अधिकारी ने उसे बताया कि कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए सैनिक को देश के लिए कोई बड़ा कारनामा करना पड़ता है। रेवेन ने इन बातों को नकारात्मक रूप से नहीं लिया और वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। रात को जब सभी सिपाही सो रहे होते थे तब भी रेवेन चीजों को सीखने का अभ्यास करता रहता था। एक दिन वरिष्ठ अधिकारी सभी सैनिकों को बताता है कि हमें स्नाइपरों की कमी है और हमें इस संख्या को बढ़ाना होगा ताकि हम रूस का मुकाबला कर सकें। यहाँ वरिष्ठ अधिकारी सभी से पूछता है कि उनमें से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हैं। यह सुनकर कुछ लोग खड़े होते हैं और उन लोगों के बीच रेवेन भी होता है, क्योंकि वह भी एक स्नाइपर बनना चाहता था। रेवेन को देखकर सभी सैनिक हंसने लगे। रेवेन को देखकर उसका वरिष्ठ अधिकारी उससे कहता है, तुम अभी एक स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो,
तुम तो एक बंदूक को असेंबल और डीअसेंबल भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते, तो स्नाइपर बनना तो दूर की बात है। इस पर रेवन कहते हैं, मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ, मुझे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए। ये सुनकर वरिष्ठ अधिकारी रेवन से कहता है, ठीक है, तुम्हें इस बंदूक को सिर्फ 30 सेकंड के अंदर असेंबल करना होगा। अब खुद को साबित करने के लिए रेवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और फटाफट से बंदूक को खोलकर उसे दोबारा से जोड़ देते हैं। इस काम को करने में उन्हें सिर्फ 18 सेकंड लगे। रेवन की फुर्ती को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जो लोग पहले उस पर हंस रहे थे, अब वे रेवन के लिए तालियां बजाने लगे और वरिष्ठ अधिकारी भी रेवन से प्रभावित हुआ। अब उसकी काबिलियत को देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान रेवन को एक पुराने मॉडल की बंदूक पकड़ा दी जाती है, जबकि बाकी लोगों को नए मॉडल के हथियार दिए जाते हैं। यह देखकर रेवन भी आधुनिक हथियारों की मांग करता है, जिस पर वहां का वरिष्ठ अधिकारी उसे कहता है, अगर तुम्हें वह बंदूक चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब रेवन के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसे जो मिला वह लेकर वहां से निकल गया। ट्रेनिंग के दौरान वरिष्ठ अधिकारी सबको बताता है कि एक स्नाइपर के सामने चाहे कोई भी स्थिति क्यों न आ जाए, लेकिन वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और अपने लक्ष्य पर निशाना बनाकर रखता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए वरिष्ठ अधिकारी सभी के पास गोलियां चलाता है और जो भी स्नाइपर अपनी पोजीशन से हिलता है उसे इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब रेवन की बारी आती है तो वह अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता और अपना निशाना बनाकर रखता है, और इस तरह से रेवन इस ट्रेनिंग में पास हो जाते हैं। अगली ट्रेनिंग स्नाइपरों के लिए और मुश्किल थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक बार उनका लक्ष्य दिखाया जाता था और फिर उनकी आंखों को काले कपड़े से ढक दिया जाता था। इस दौरान उन्हें अंदाजा लगाकर अपने लक्ष्य को शूट करना होता था। बाकी सैनिकों में से कुछ इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, लेकिन जब रेवन की बारी आती है तो उसका निशाना थोड़ा सा चूक जाता है और रेवन इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बंदूक काफी पुरानी थी और उससे बिल्कुल सटीक निशाना लगाना बहुत मुश्किल था। अगली ट्रेनिंग स्नाइपरों के लिए और भी मुश्किल थी, क्योंकि उन्हें फ्लेयर की रोशनी में अपने लक्ष्य को शूट करना था, और वह भी रात के घने अंधेरे में। यहाँ वरिष्ठ अधिकारी ने फ्लेयर छोड़ा और सभी ने अपना निशाना लगाया, लेकिन कोई भी लक्ष्य को भेद नहीं सका। बाकी सबने तो गोली चला दी थी, अब यहाँ सिर्फ रेवन ने गोली नहीं चलाई। वह समझ जाता है कि फ्लेयर की रोशनी में सीधा निशाना लगाना संभव नहीं है, इसलिए जब वरिष्ठ अधिकारी ने फ्लेयर छोड़ा था तो उसने गोली चलाने के बजाय फ्लेयर की रोशनी में अपने लक्ष्य की दूरी का अंदाजा लगाया और अपनी गणित की जानकारी का उपयोग करके एक अचूक शॉट मारा। यह देखकर उसका वरिष्ठ अधिकारी और बाकी सैनिक हैरान रह गए। यह कार्य आज तक किसी ने भी पूरा नहीं किया था, सिर्फ रेवन ने कर दिखाया। वरिष्ठ अधिकारी रेवन से काफी प्रभावित हुआ और उसे उसका मनचाहा कोड नेम रेवन दे दिया। यहाँ कर्नल ने रेवन को सैल्यूट किया और उसे बताया कि उसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। थोड़े दिनों बाद कर्नल रेवन के पास आता है और उसे कहता है कि वह अपना सामान पैक कर ले, क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना है। खबर आई है कि कुछ रूसी सैनिकों ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और यहीं से असली कहानी शुरू हुई। जल्दी ही रेवन की टीम इस लोकेशन पर पहुंच गई और अपना निशाना लगाकर बैठ गई। वे अभी उन रूसी सैनिकों को मारने ही वाले थे कि तभी उन्हें दूर एक गाड़ी दिखाई दी जो चेक पोस्ट की तरफ बढ़ती जा रही थी। रूसी सैनिकों ने गाड़ी को रोक लिया और अंदर मौजूद लोगों से बाहर आने को कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट की जांच की और पूरी गाड़ी की भी तलाशी ली, और जब सब ठीक रहा तो उन सैनिकों ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी, लेकिन उनके पासपोर्ट को अपने पास रख लिया। जब उन लोगों ने पासपोर्ट वापस मांगा तो उन सैनिकों ने उन्हें खूब पीटा। यह सब देखकर कर्नल ने अपने सैनिकों को फायर करने का आदेश दिया, तो एक ही झटके में सभी स्नाइपर अपने अपने लक्ष्य को निपटा देते हैं और इस तरह से उनका पहला मिशन पूरा हुआ। मिशन के बाद जब सभी बेस पर लौटे तो रेवन ने देखा कि उसके बहुत से साथी बेस पर मौजूद नहीं हैं। वह परेशान हुआ कि आखिर सब कहाँ चले गए। जब उसने पूछा कि मेरे बाकी साथी कहाँ हैं, तो उसे बताया गया कि उसके बाकी साथियों को एक दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन रेवन को खबर लगी कि जिस मिशन पर उसके साथी गए थे उस मिशन के दौरान उसके बहुत से साथी मारे गए हैं और उन सभी लोगों को एक रूसी स्नाइपर ने मारा है। उस स्नाइपर का नाम सिरी था और वह रूस का सबसे बेहतरीन स्नाइपर था। ऐसे ही दिन बीतते गए और रेवन अपने साथियों के साथ अपने अगले मिशन पर निकल गया। लोकेशन पर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ माइंस बिछा दी और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रूसी सैनिक वहां पहुंच गए और उन सैनिकों के साथ इवान भी था। इवान वही लड़का था जो स्कूल में रेवन को परेशान किया करता था और अब उसने रूसी सेना ज्वाइन कर ली थी। लेकिन जैसे ही कर्नल शूट करने का आदेश देता है, रेवन थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि वह अपने छात्र को नहीं मारना चाहता था। लेकिन फिर रेवन अपने जज्बात को एक तरफ रखकर वहां रखे लैंड माइंस को शूट करता है, तो वहां एक जोरदार धमाका होता है जिससे इवान समेत सभी रूसी सैनिक मारे जाते हैं। सब कुछ कंट्रोल होने के बाद कर्नल गुस्से में रेवन से पूछता है कि जब मैंने शूट करने का आदेश दिया तो तुम क्या सोच रहे थे, जिस पर रेवन जवाब देता है कि उन रूसी सैनिकों में मेरा एक छात्र भी था, मैं उसे नहीं मारना चाहता था। यहाँ कर्नल ने रेवन को समझाया कि उसे इवान की मौत का जरा भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वह तुम्हारा छात्र नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन था और रूसी सेना को ज्वाइन करना इवान का अपना फैसला था, इसलिए तुम्हें उसके लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं। मिशन पूरा करके ये सभी अपने बेस कैंप लौट आए। कर्नल को रेवन पर पूरा भरोसा था और वह अपना ज्यादातर वक्त रेवन के साथ बिताता था। यहाँ कर्नल ने रेवन को अपनी परिवार की तस्वीर दिखाई और उसे बताया कि उसकी फैमिली में 3 लोग हैं। मेरी दोनों बेटियां इस बात से अनजान हैं कि उनके पिता एक सैनिक हैं। मैंने उन्हें बताया है कि मैं बिजनेस करता हूँ और मेरी पत्नी ने भी आज तक मेरे बारे में बच्चों को नहीं बताया कि मैं एक सैनिक हूँ। यहाँ रेवन ने भी कर्नल को अपनी पूरी कहानी बताई कि किस बेदर्दी से रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी को मार डाला। इस दौरान रेवन काफी भावुक भी हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे संभाल लिया। अगली सुबह ये सभी अपने अगले मिशन पर निकल गए। यह मिशन काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि रूसी सैनिकों का एक ग्रुप उस रास्ते से गुजरने वाला है। कर्नल और रेवन जल्दी से लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए।
थोड़ी देर बाद उन्हें दूर रूसी सैनिक दिखे जो अपनी बाकी की टीम का इंतजार कर रहे थे। यहाँ रेवेन यह नोटिस करता है कि उनमें से एक सैनिक वह है जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी और वह रेवेन के ठीक निशाने पर था। यहाँ रेवेन ने गोली चलाने की अनुमति मांगी पर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब रेवेन गुस्से से लाल हो रहा था क्योंकि सामने खड़ा सैनिक ने उसकी पत्नी को मारा था और उसने सेना को ज्वाइन भी इसीलिए किया था ताकि वह अपनी पत्नी का बदला ले सके। इसलिए उसने दोबारा से फायर करने की अनुमति मांगी पर एक बार फिर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन अब रेवेन अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया और उसने गोली चला दी। गोली लगने से उस सैनिक की तुरंत मौत हो गई। लेकिन बुरी बात यह थी कि रूसी सैनिकों को उनकी लोकेशन का पता चल गया। कर्नल रेवेन से कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर जिसका नाम सिरी था वह भी अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था और अब उसे भी उनकी लोकेशन का पता लग चुका था। कर्नल भी यह बात जानता था कि सिरी पास ही है, इसलिए वह सिरी की तलाश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह उसकी लोकेशन जानता, सिरी ने उसे एक हेडशॉट दे दिया और कर्नल की मौके पर ही मौत हो गई। अब रेवेन को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसकी गलती की वजह से कर्नल की जान चली गई। रेवेन को पता लगा कि रूसी सेना को उनकी लोकेशन का पता लग चुका है। उधर रूसी सैनिकों ने भी रेवेन के ऊपर जोरदार फायरिंग और बमबारी शुरू कर दी। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए रेवेन ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की बॉडी उठाई और अपनी पोजीशन से पीछे हटने लगा। जल्दी ही वह दुश्मनों के घेरे से बाहर आ गया और सीधा अपने बेस पर पहुंचा। रेवेन को कर्नल की मौत का काफी अफसोस था और वह खुद को उसका जिम्मेदार ठहरा रहा था। यहाँ उसने कसम खाई कि वह सिरी को जान से मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। जल्द ही रेवेन को 2 और स्नाइपरों की खबर मिली और वह फौरन अपने अगले मिशन पर निकल गया। वह अपनी लोकेशन पर पहुंचा और अपना निशाना लगाकर बैठ गया।